प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा घनत्व क्या होता है। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसमें आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व को करंट डेंसिटी बोला जाता है इंग्लिश में। तो धारा घनत्व एकांक लंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की माप या मान होता है। मान लीजिए ये एक बेलनाकार तार है, सिलिंड्रिकल वायर है और इस वायर में धारा जा रही है। तो किसी सेक्शन के किसी बिंदु पर धारा घनत्व निकाला जाता है। धारा घनत्व किसी बिंदु की प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी चालक या किसी भी विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एकांक लंबवत क्षेत्रफल में कितना है उसे धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व क्या है? एकांक लंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब हम लोग इसको सूत्र के रूप में अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे। करंट डेंसिटी को J से लिखा जाता है। J इज इक्वल टू होता है I/A परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत क्षेत्रफल। तो गौर करें, मान लें कि एक तिरछा क्षेत्रफल ऐसे करके, थोड़ा सा टिल्टेड तिरछा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल A डैश है, ये क्षेत्रफल तिरछा वाला A है मान लीजिए, और इसका एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने बताया था। और एरिया की दिशा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा उस सतह के लंबवत उस ओर होती है जिस तरफ से खड़े होकर के हम लोग देखते हैं। तो इस क्षेत्रफल को, टिल्टेड क्षेत्रफल को अगर आप देखो तो इसके ऊपर लंबवत इकाई सदिश ऐसे होगा, यानी कि एरिया वेक्टर की दिशा इधर की तरफ होगी। तो ये एरिया A है, टिल्टेड वाला एरिया A है, और इसकी दिशा इस तरफ है। तो एरिया वेक्टर हम दिखा रहे हैं इधर कहीं है। धारा इस दिशा में बह रही है। अगर हम धारा के प्रवाह की दिशा से ये कोण देखें तो थीटा है। अब अगर हम A का इधर घटक लें, धारा के प्रवाह की दिशा में घटक लें, तो वो आएगा A cos थीटा। तो A cos थीटा जो है वो A वेक्टर का धारा प्रवाह की दिशा में घटक है। और ये जो घटक आ रहा है A cos थीटा, ये धारा प्रवाह की दिशा में है, यानी कि A cos थीटा की दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में है, यानी कि इसका पृष्ठ जो होगा वो धारा प्रवाह के लंबवत होगा। तो एरिया की दिशा के लंबवत होता है उसका सतह या पृष्ठ। तो A cos थीटा की दिशा अगर इधर है, A वेक्टर ये है, और हम कह रहे हैं A cos थीटा इस दिशा में है, तो A cos थीटा का पृष्ठ किधर होगा? पृष्ठ इसके लंबवत होगा, यानी कि जो ब्लैक लाइन से बना हुआ है, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है, ये वाला, ये A डैश, ये वाला एरिया A डैश मैंने मान लिया है। तो ये जो एरिया A डैश है यही A cos थीटा है, यानी कि जो झुका हुआ एरिया A है उसका घटक जब लोगे A cos थीटा, तो वो ये वाला क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो A डैश क्या है? ये धारा प्रवाह के लंबवत घटक है क्षेत्रफल A का। तो गौर करें, यही है A परपेंडिकुलर। A डैश जो है वही है A परपेंडिकुलर, धारा प्रवाह के लंबवत क्षेत्रफल A डैश है, और A डैश को ही A परपेंडिकुलर मैं कह रहा हूं, और उसका मान है A cos थीटा। तो जरा गौर करिएगा, A परपेंडिकुलर की जगह अगर मैं A cos थीटा लिखूं और ए cos थीटा को जे में मल्टीप्लाई, जे की तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो ये गुणा करूँ तो जे ए cos थीटा
इज इक्वल टू आई आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था, प्रथम वेक्टर का परिमाण इंटू द्वितीय वेक्टर का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण का कोसाइन कास वैल्यू, इन तीनों को क्या कहते हैं, ए बी कास थीटा क्या कहते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डॉट वेक्टर की परिभाषा से सूत्र प्राप्त हो गया आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। गौर करिएगा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है ये पहले से पता है, धारा अदिश राशि है ये पहले से पता है क्योंकि धारा का अदिश योग होता है। अगर आप एक तार में धारा 3 एम्पियर प्रवाहित करो, दूसरे में 4 एम्पियर प्रवाहित करो, तो यहाँ से संधि से अगर एक तीसरा वायर निकालो, यहाँ अमीटर लगाओ, तो रीडिंग क्या आएगी, 7 एम्पियर आएगी ऑलवेज। ये एंगल कुछ भी हो, इन दोनों के बीच का एंगल आप बदलते रहो, ऐसे कर दो, तब भी इसमें 7 एम्पियर ही जाएगी। ये एंगल 0 हो या कुछ भी हो, ये एंगल कुछ भी हो, इसमें जाने वाली धारा, परिणामी धारा का मान 7 एम्पियर रहेगा ऑलवेज। इसका मतलब 3 और 4 का सिंपल योग हो रहा है, अर्थमेटिक योग हो रहा है, बीजगणितीय योग हो रहा है, सदिश योग नहीं हो रहा। तो जब सदिश योग नहीं हो रहा तो धारा सदिश राशि नहीं हो सकती। तो धारा तो सदिश राशि नहीं है, हम जानते हैं, धारा अदिश राशि है। धारा अदिश है, ये अदिश है, एरिया हमको पता है पक्का पक्का कि सदिश है, एरिया सदिश है। तो बात उठती है जे, बात बचती है जे की, तो जे को अदिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अदिश हो जाएगा तो अदिश इंटू सदिश सदिश हो जाएगा। इसका मतलब जे को सदिश होना चाहिए। तो जे एक सदिश राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, दो सदिशों के डॉट गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो रही है। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि जे को सदिश क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दो वेक्टरों के डॉट गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम अदिश मान ले तो अदिश गुणे सदिश बराबर सदिश आ जाएगा, जो कि गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि धारा तो हमको पक्का पता है कि अदिश है। तो आपको समझ में आ गया होगा, धारा घनत्व का मात्रक क्या दिख रहा है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर मात्रक दिख रहा है। विमा लिखना चाहो तो l की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, l की पावर -2 इंटू ए लिख सकते हो। तो धारा घनत्व के बारे में कुछ बातें मैं लिख दे रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टी। धारा घनत्व किसी सेक्शन के, किसी परिच्छेद के किसी बिंदु पर निकाला जाता है, बिंदु पर निकाला जाता है। यानी कि ये कैसी राशि हुई, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक राशि है, सूक्ष्म स्तरीय राशि है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। ठीक। दूसरी बात, धारा घनत्व सदिश राशि है, स्पष्ट हो गया यहां से, धारा घनत्व सदिश है। तीसरी बात, अब चूंकि सदिश है तो दिशा बतानी पड़ेगी। तो दिशा क्या है इसकी, किसी बिंदु पर धारा घनत्व निकालते हैं, पूरे एरिया पर धारा निकालते हैं। गौर करिएगा, पूरे एरिया से गुजरने वाली धारा का मान निकालते हैं। धारा का रिलेशन पूरे एरिया से है, जबकि धारा घनत्व का रिलेशन संबंध सिर्फ किसी पॉइंट से, किसी बिंदु से। जैसे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर निकाले जाते हैं, किसी आवेश के चारों तरफ के 3 डायमेंशनल स्पेस के किसी बिंदु पर निकाले जाते हैं, और अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान अलग अलग होता है। उसी तरीके एक ही क्षेत्रफल के अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व का मान अलग अलग हो सकता है। अगर आप देखिए, इस तरीके का कोनिकल शेप्ड कंडक्टर हो और इसमें धारा बह रही हो, तो धारा ऐसे बहेगी, और किसी सेक्शन के किसी पॉइंट पर आप देखो तो अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व का मान अलग अलग होगा। तो धारा घनत्व का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है। तो धारा घनत्व किसी बिंदु पर निकाला जाता है, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक राशि है, धारा घनत्व सदिश राशि है। और दिशा क्या होती है, किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु से जाने वाले धन आवेश की गति की दिशा या वेग की दिशा में होती है। तो धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर
धनायन के चलने की दिशा, धनायन के वेग की दिशा, या ये भी कह सकते हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। धनायन तो उधर ही चलेगा ना जिधर विद्युत क्षेत्र होगा, तो धनायन धारा घनत्व की दिशा विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर की ओर होती है, कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर की ओर होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व का सूत्र क्या है। गौर करिएगा, यदि धारा घनत्व किसी सेक्शन के डिफरेंट पॉइंट पर बदल रहा है, परिवर्ती है, तब हम इस सूत्र को इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए। तो बहुत छोटा क्षेत्रफल डी ए लेते हैं जिसमें जे का मान कांस्टेंट हो, और जे डॉट डी ए लेकर के छोटी सी करंट डी आई निकालते हैं, फिर डी आई का योग करते हैं पूरे एरिया पर, तो निकल आता है टोटल करंट। तो यदि जे का मान वेरिएबल हो, परिवर्ती हो, यदि जे परिवर्ती हो, तो फिर हम जे के लिए ये सूत्र लगाते हैं। तो आपको सारी बातें आराम से समझ में आ रही होंगी। एक एक बात अच्छे ढंग से दिमाग में बिठाइएगा, क्योंकि किताब से पढ़ने में आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। जो नूतन फिजिक्स या बायोलॉजी या इस टाइप की किताबें हैं, इनमें बहुत अच्छी एनालिसिस नहीं की गई है, बहुत अच्छा विश्लेषण नहीं किया गया है, और जो मतलब इनमें थ्योरी डेफिनेशन की परिभाषाओं के रूप में दे दी गई है, अच्छे से व्याख्या नहीं की गई। एनसीईआरटी में व्याख्या तो की गई है, लेकिन एनसीईआरटी में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, इस वजह से कहीं कहीं गलतियां भी हैं, और उसकी हिंदी इतनी क्लिष्ट है, टिपिकल है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। किताब अच्छी है एनसीईआरटी की, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बात करें तो एनसीईआरटी की किताब बाकी जो मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं इंटरमीडिएट लेवल की, उनसे बेहतर किताब है। लेकिन एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है बड़ी टिपिकल है, क्लिष्ट है, तो इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। और कहीं कहीं एनसीईआरटी में भी ट्रांसलेट करने में गलती करी है, कहीं कहीं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक भी है। खैर वो जो भी है मैं एकदम ठीक ठीक आपको बताऊंगा, ठीक ठीक पढ़ाऊंगा, सही से समझाऊंगा, तो आप मेरी एक एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। फिजिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, यदि समझ गए तो जीवन भर याद रहेगा, नहीं समझ पाए तो नहीं याद रहेगा। तो धारा घनत्व के मामले में आपको समझ में आ गया। आगे चल करके हम जब ओम का नियम पढ़ाएंगे तो आपको एक सूत्र और बताएंगे, जो कि ओम के नियम V इक्वल टू आई आर का डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है। तो ओम का नियम आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, इसको अगर हम दूसरे रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, J बराबर E अपान रो। तो इस सूत्र को भी अगर आप ध्यान से देखो तो जो रो है वो प्रतिरोधकता है और ये अदिश राशि है। तो E का मान, E का मान और दिशा दोनों निर्धारित करेंगे कि J का मान क्या होगा और किस दिशा में होगा। तो आप देखिए, अगर वेक्टर लगा दें दोनों तरफ तो ऐसे ये इक्वेशन लिखी जाएगी वेक्टर फॉर्म में। 1 अपान रो को हम लोग सिग्मा भी लिखते हैं, चालकता, तो सिग्मा इंटू ई भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप इस सूत्र से हम ये बताना चाह रहे हैं, ओम का नियम तो हम बाद में सिद्ध करेंगे, फिलहाल ओम के नियम से ये सूत्र निकाला गया है, ये ओम का ही नियम है, ये ओम का ही नियम है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। तो J इज इक्वल टू ई अपान रो, यानी कि सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ई वेक्टर की दिशा में ही J वेक्टर की दिशा होगी। जो दिशा किसी सेक्शन के किसी बिंदु पर ई वेक्टर की होगी, विद्युत क्षेत्र वेक्टर की होगी, वही दिशा J वेक्टर की होगी। अब आप इस सूत्र से भी देख सकते हैं जो मैंने दिशा आपको समझाई। तो धारा घनत्व के बारे में पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसके अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल भी समझेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग ओम के नियम की चर्चा करेंगे, ओम का नियम का डेरिवेशन करेंगे। थोड़ा ओम का नियम पढ़ लीजिएगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी है, उसका डेरिवेशन या उसको सिद्ध करेंगे। धन्यवाद।